दोस्तों, प्रसिद्ध डिस्टोपियन लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी नॉवेल 1984 में एक ऐसे ही सिस्टम का जिक्र किया था जहां सरकार हाई टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को 24 घंटे अपनी निगरानी में रखती थी। लेकिन चीन ने अपनी एक कंपनी की मदद से यह काम रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई कर दिया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की टॉप बड़ी कंपनी कौन कौन सी है, तो शायद आप उसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा का नाम लेंगे। और सक्सेसफुल बिजनेसमैन में इलॉन मस्क, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों का नाम लेंगे। लेकिन अगर वहीं मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी टेंसेंट कंपनी का नाम सुना है और क्या आपको पता है कि ये कंपनी क्या काम करती है, तो शायद आप इसका जवाब न दे पाए। टेंसेंट दुनिया की उन मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में शामिल है जिसमें एप्पल, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं। आज इस कंपनी का मार्केट कैप $440 बिलियन के करीब है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कंपनी और इस कंपनी के फाउंडर, कंपनी के प्रोसेस और वर्किंग कल्चर के बारे में न तो मीडिया में न ही सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बात होती है, जबकि ये कंपनी खुद मीडिया ब्रांड्स में ग्लोबली 7th पोजीशन होल्ड करती है। यही टेंसेंट कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी भी है। साथ ही ये रेडिट, स्नैपचैट, स्पॉटिफाई से लेकर टेस्ला और टिकटॉक जैसी कंपनीज में बड़ी इन्वेस्टर भी है। उसके बावजूद इसकी पॉपुलैरिटी में कमी कंपनी को लेकर एक शक पैदा करती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी की डार्क रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ये चाइनीज कंपनी, जो अमेरिकन कंपनीज की एक चीप कॉपी के रूप में शुरू हुई थी, वो गलत प्रैक्टिसेस को यूज कर आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि पूरे चाइना को कंट्रोल कर रही है। कैसे जिनपिंग गवर्नमेंट इस कंपनी की मदद से आज चाइना के हर एक सिटीजन को कंट्रोल करती है। वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किससे मिलते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन कैसे इस कंपनी के थ्रू गवर्नमेंट को जा रही है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसे स्किप करने की गलती भूल कर भी मत करिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। स्टोरी ऑफ टेंसेंट कंपनी। दोस्तों, कंपनी की शुरुआत एक चाइनीज़ कोडर और बिजनेसमैन पोनी मा ने 1998 में की थी। लेकिन इस कंपनी को असल में रिकॉग्निशन मिली उसके पहले प्रोडक्ट से, जिसने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया था। दरअसल 1999 में टेंसेंट ने OICQ नाम का एक इंस्टेंट चैट सर्विस लॉन्च किया था। ये सर्विस जितनी तेज़ ये पॉपुलर हुई, उतनी ही कंट्रोवर्सी भी इसके हिस्से आई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि OICQ का नाम और उसका आइडिया पोनी मा ने पूरी तरह से कॉपी किया था और यहीं से टेंसेंट के डार्क रियलिटी की कहानी शुरू हो गई। दरअसल साल 1996 में इजराइल की एक कंपनी ने ICQ नाम से एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस शुरू किया था। उसी सर्विस का नाम और आइडिया पोनी मा ने चुरा लिया और उसमें पेंगुइन का लोगो लगाकर ICQ में सिर्फ O जोड़कर OICQ के नाम से चीन में रिलीज कर दिया। उस दौरान टेंसेंट की इस चोरी पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चीन में ये वो दौर था जब चाइनीज़ कंपनियां वेस्टर्न कंपनीज के आइडियाज़ को कॉपी करके उसका चाइनीज़ वर्जन बना रहे थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैक मा का Alibaba.com था, जो eBay से पूरी तरह इंस्पायर्ड था। लेकिन पोनी मा तो एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने तो नाम तक चोरी कर लिया था। देखते देखते ये टेंसेंट का OICQ प्रोडक्ट चीन में काफ़ी सक्सेसफुल हो गया, इतना पॉपुलर कि मोनेटाइज होने से पहले ही OICQ के सर्वर कम पड़ने लगे। इसके लिए उन्हें एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। टेंसेंट के प्रोडक्ट की सफलता को देखते हुए उन्हें इन्वेस्टर तो मिल गए, लेकिन उनका प्रोडक्ट लीगल बैटल में फंस गया, जिस वजह से उन्हें फाइनली ICQ से इंस्पायर्ड नाम को हटाकर OICQ को QQ करना पड़ा। नाम बदलने के बावजूद भी नए यूजर्स के नंबर रैपिडली ग्रो करते रहे और 3 ही साल में QQ के 50 मिलियन यूजर्स हो गए, जो अपने आप में एक तरह का रिकॉर्ड था। लेकिन अभी भी टेंसेंट की इमेज बहुत स्ट्रांग नहीं हुई थी और वो चीन में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। फिर आया साल 2004। इसी साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी ने भी इंटरनेट मैसेजिंग सर्विस शुरू कर दिया, जिसका नाम था MSN। चीन में लॉन्च होते ही ये MSN पॉपुलर हो गया। ऐसे में QQ को लोग सिर्फ कैजुअल चैट के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने उसे चीन में टक्कर देनी शुरू कर दी। लेकिन टेंसेंट ने फिर वही किया जो वो करता आया है। वो अपने सर्विसेज को MSN की तरह चेंज करने लगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट का आइडिया चोरी करने लगा।
साथ ही वो चीन के लोगों के अकॉर्डिंग QQ को कस्टमाइज करता गया, लेकिन MSN चीन के लोगों के हिसाब से अपने सर्विस में कोई खास बदलाव नहीं कर पाया। इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि बड़े फर्म की वजह से माइक्रोसॉफ्ट में कुछ भी बदलाव करने के लिए एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता था, जिससे डिसीजन मेकिंग में देरी होती थी। इसी डिसीजन मेकिंग में हुई देरी का फ़ायदा टेंसेंट ने उठा लिया और देखते ही देखते QQ ने माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को कहीं पीछे छोड़ दिया। माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट कंपनी से मिली इस जीत ने टेंसेंट की रेपुटेशन को पूरे चीन में और बढ़ा दिया। लेकिन अब बारी थी चैट सर्विस से कहीं आगे जाकर गेमिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट करने की। इसीलिए अब टेंसेंट ने नए गेम्स को डेवलप करने के बजाय पुराने गेमिंग कंपनी को खरीदने की शुरुआत कर दी और इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया चीन की पॉलिसी ने। दरअसल चाइनीज़ पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी भी फॉरेन कंपनी को चीन में बिजनेस करने के लिए किसी चाइनीज़ कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना पड़ता था। इसीलिए बहुत से वेस्टर्न गेमिंग कंपनीज़ ने चीन में एंटर करने के लिए टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ साल बाद ही टेंसेंट उन कंपनियों के ऊपर ये दबाव बनाने लगा कि वो अपनी ऑनरशिप टेंसेंट को बेच दे। इसमें कुछ कंपनियों ने तो टेंसेंट की बात मानकर अपनी कंपनी टेंसेंट को बेच दी और कुछ चीन छोड़कर चली गई। और इन कंपनीज़ के छोड़कर जाने से पोनीमा पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने उन सभी गेम्स की कॉपी बनाकर उसे फ्री में चाइनीज़ मार्केट में अवेलेबल करवा दिया, जिससे टेंसेंट के गेमिंग यूज़र्स भी बहुत बढ़ गए। इस तरह से जितने भी गेमिंग कंपनी के द्वारा नए गेम्स बनाए जाते थे, टेंसेंट या तो उन्हें एक्वायर कर लेती थी या फिर उनकी कॉपी बनाकर चीन में बेचने लगती थी। और इस तरह से देखते देखते आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बन गई। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टेंसेंट के गेमिंग सेक्टर में आने से ये कंपनी कैसे पूरे चाइना को कंट्रोल कर रही है, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। दरअसल दोस्तों, टेंसेंट के चीन में डोमिनेशन की शुरुआत गेमिंग सेक्टर में आगे बढ़ने से नहीं, बल्कि एक ऐप को लॉन्च करने से हुई और उस ऐप का नाम है WeChat। इसी ऐप ने टेंसेंट का फॉर्च्यून ब्राइट किया, जिसने टेंसेंट को चाइनीज़ पॉपुलेशन के लाइफस्टाइल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बना दिया। आइए समझते हैं कि कैसे इस एक ऐप की मदद से ये कंपनी चाइना के लगभग हर सेक्टर को कंट्रोल करती है। हाउ डज टेंसेंट ओन एवरीथिंग इन चाइना? दोस्तों, भले ही चीन के बाहर लोगों ने टेंसेंट कंपनी का नाम न सुना हो, लेकिन मेनलैंड चाइना में आज शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसका दिन बिना टेंसेंट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए बीतता होगा। साल 2010 के बाद जब लोग कंप्यूटर से मोबाइल पर शिफ्ट हो रहे थे और मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज तेज़ी से ग्रो कर रही थी, तब टेंसेंट ने अपना मास्टर स्ट्रोक मूव खेला। टेंसेंट का QQ मैसेंजर सिस्टम, जो सिर्फ कंप्यूटर के लिए था, उसे अब मोबाइल ऐप के रूप में लॉन्च किया गया। टेंसेंट ने मोबाइल की दुनिया में क्रांति लाने के लिए WeChat नाम का ऐप डेवलप किया, जो मोबाइल से ईजिली मैसेजिंग के लिए यूज़ किया जाने लगा। शुरुआत में ये ऐप बेसिकली व्हाट्सएप की तरह ही था, इसलिए शुरुआत में ये ऐप उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। पर टेंसेंट ने जैसे ही इसमें वॉइस टू टेक्स्ट फीचर को ऐड किया, ये मैसेजिंग ऐप चीन में बूम कर गया। लेकिन यहाँ पर भी ये फीचर टेंसेंट का यूनिक फीचर नहीं था, बल्कि ये एप्पल टॉक बॉक्स से कॉपी किया हुआ आइडिया था। इस तरह से टेंसेंट ने WeChat को चीन में एस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन वो WeChat को QQ की तरह सिर्फ एक मैसेजिंग टूल नहीं बनाना चाहते थे, वो उससे आगे जाना चाहते थे, क्योंकि पोनीमा को स्मार्टफोन्स का पोटेंशियल समझ में आ गया था। उन्होंने देखा कि लोग हर समय अपने मोबाइल को अपने साथ रखकर घूमते हैं। ऐसे में WeChat में मैसेजिंग के अलावा लिमिटलेस फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं। इसलिए टेंसेंट ने देखते ही देखते इस ऐप में वो सारे फीचर्स ऐड कर दिए जो आज अलग अलग ऐप के ज़रिए दुनिया की लीडिंग कंपनियां प्रोवाइड करवाती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि WeChat में फेसबुक, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, ऊबर, जूम, अमेज़ॉन, यूट्यूब, टिंडर, स्पॉटिफाई, गूगल, पेपाल जैसे सारे फीचर्स मौजूद हैं। इसलिए चीन में लोग इस ऐप के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। एक तरह से टेंसेंट ने देखते ही देखते एक मैसेजिंग ऐप के जरिए पूरी चाइनीज़ पॉपुलेशन को अपने ऐप का एडिक्शन सेल कर दिया है। और आज चीन की 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में से 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन WeChat को यूज़ करती है, यानी करीब 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ चाइना WeChat के मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि चीन की लगभग पूरी पॉपुलेशन हर दिन WeChat को 4 घंटे यूज़ करती है,
जबकि अमेरिका के एवरेज यूजर्स टोटल 2 घंटे टाइम ही लगभग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे एक ऐप ने पूरे चीन को अपने कंट्रोल में ले लिया है और कैसे टेंसेंट लगभग हर सेक्टर को अपनी इसी ऐप के जरिए डोमिनेट कर रही है, क्योंकि OTT से लेकर म्यूजिक, फूड ऑर्डर, कैब और सोशल मीडिया जैसे सारे फीचर्स सिर्फ एक ही ऐप में मौजूद है। दोस्तों, ऐसा टेंसेंट ने सिर्फ एक पॉलिसी का इस्तेमाल करके किया। उन्होंने सभी राइवल कंपनी को 2 ऑफर्स दिए, या तो वह कंपनी खुद को टेंसेंट में मर्ज कर दे या फिर टेंसेंट उनके ही फीचर्स को कुछ ही दिनों में कॉपी करके अपने ऐप में जोड़ देगा। ऐसे में फॉरेन कंपनीज ने तो चाइना छोड़ दिया, लेकिन चाइना के अंदर जितनी भी नई कंपनियां डेवलप हो रही थी उनके पास अपनी कंपनी टेंसेंट के हाथों बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि अगर वह अपनी कंपनी बेचती है तो शायद उन्हें कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन अगर कहीं टेंसेंट उनकी कॉपी बना लेता है तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। इस तरह की मोनोपोली को मार्केट में स्प्रेड करते हुए टेंसेंट पर किसी की निगाह नहीं गई, और शायद ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि टेंसेंट और चाइनीज पीपल पार्टी यानी चाइना की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के बीच की लाइन काफ़ी ब्लर है। यानी ऐसा कहा जाता है कि टेंसेंट चीन में इतनी बड़ी सक्सेस इसलिए हासिल कर पाया क्योंकि उसके ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट का हाथ है। दोस्तों, अब बारी आती है ये समझने की कैसे चीन टेंसेंट कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग सेंसर और स्पाई की तरह यूज कर रहा है। हाउ इज चाइना यूजिंग टेंसेंट एज अ स्ट्रॉन्ग सेंसर एंड स्पाई? दोस्तों, फेमस डिस्टोपियन राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी नॉवेल 1984 में एक ऐसे ही सिस्टम का जिक्र किया था जहां गवर्नमेंट हाई टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को 24 घंटे अपने निगरानी में रखती थी। और देखा जाए तो उनके नॉवल की इसी कहानी को चीनी गवर्नमेंट ने टेंसेंट के साथ मिलकर रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर दिया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि चाइनीज गवर्नमेंट कैसे टेंसेंट सेंसरशिप और लोगों की जासूसी करने में इस्तेमाल करती है। तो इसे ऐसे समझिए कि जब भी कोई यूज़र वीचैट के ज़रिए किसी दूसरे यूज़र को कोई मैसेज, कोई पिक्चर या कोई लिंक सेंड करता है तो ये मैसेज टेंसेंट के एक सर्वर से होकर गुजरता है। टेंसेंट के सर्वर में कई ऐसे डिटेक्टर्स होते हैं जो कीवर्ड और इमेज रिकग्निशन पर काम करते हैं। ऐसे में जब भी कोई सेंसर्ड मैसेज या सेंसर्ड कीवर्ड वाला कोई मैसेज एक यूज़र दूसरे यूज़र को भेजता है तो वीचैट के सर्वर में उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है और मैसेज आगे डिलीवर ही नहीं होता। हद तो यह है कि सेंसर्ड मैसेज के बारे में ना तो सेंडर को न ही रिसीवर को कोई नोटिफिकेशन दी जाती है, बस वो मैसेज या इमेज सेंड ही नहीं होता। अब आप समझ सकते हैं कि चीनी गवर्नमेंट टेंसेंट और वीचैट की मदद से लोगों के बीच के कन्वर्सेशन तक को कंट्रोल करती है। यानी अगर कोई ऐसी बात जो चीन की सरकार, उसकी सत्ता, उसकी पॉलिसी या उसके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है तो वो मैसेज चीन में कोई यूज़र किसी को नहीं भेज सकता। और अगर कोई मैसेज में ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक लिस्टेड कीवर्ड पाए जाते हैं तो मैसेज सेंड करने वालों को जेल में भी भेज दिया जाता है। हो सकता है आपको इस बात पर भरोसा ना हो कि कोई एक मैसेज के लिए जेल कैसे जा सकता है, तो आप इस खबर को पढ़ लीजिए जिसमें एक चीनी नागरिक को दूसरे यूज़र को जोक भेजने की कंडीशन में अरेस्ट कर लिया गया। इतना ही नहीं, जब पिछले कुछ सालों में हांगकांग में एंटी चाइना प्रोटेस्ट बढ़े तब अगर कोई आदमी मेनलैंड चीन में बैठकर हांगकांग प्रोटेस्ट की वीडियोस देखता था तब उनके नेटवर्क प्रोवाइडर द्वारा उसके कनेक्शन को काटने की धमकी आ जाया करती थी। इवन कई लोग इसी बीच पुलिस द्वारा किडनैप भी किए गए, जिसके पीछे और कोई नहीं बल्कि यही वीचैट ऐप था। अब क्योंकि चीन में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे दूसरे ऐप्स बैन है, इसीलिए चाइनीज़ पॉपुलेशन की मजबूरी है कि आज के दौर में लोगों से जुड़े रहने के लिए वो वीचैट का इस्तेमाल करें। लेकिन जितने ज़्यादा लोग इस ऐप के कस्टमर बन रहे हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट की सेंसरशिप या अपने लोगों पर उसकी पकड़ उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इस सर्वेलेंस और सेंसरशिप की मदद से गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन की साइकोलॉजी को भी आसानी से समझ लेती है, क्योंकि वीचैट का इतना बड़ा यूज़र बेस चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट करने में मदद करता है। चूँकि टेंसेंट कंपनी चाइनीज़ गवर्नमेंट को हर यूज़र का पर्टिकुलर डाटा शेयर करने के लिए राज़ी है, इसीलिए चीन की सरकार इस कंपनी को सपोर्ट करती है, जिससे यह कंपनी मार्केट में मोनोपोली फैलाने के साथ ही साथ कुछ ही सालों में चीन की लीडिंग कंपनी भी बन गई। कंक्लूजन, इस तरह से देखा जाए तो एक कंपनी जो फॉरेन आइडियाज़ को चुराकर उनके कॉपी प्रोडक्ट्स को चाइनीज़ ब्रांडिंग देकर बिजनेस में आती है
और फिर अपने चोरी के पावर से चीन के मार्केट में नए बिजनेस को एक्वायर करती है। फिर देखते ही देखते ये कंपनी एक ऐसा ऐप डेवलप कर देती है जो आज पूरे चीन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के बाद सबसे ज्यादा नेसेसरी बन गया है। लेकिन इन सब के बीच कब यह कंपनी चीन की सबसे लीडिंग कंपनी बन जाती है, साथ ही कब यह कंपनी दुनिया की वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में शामिल हो जाती है, इसकी खबर किसी को नहीं होती। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक चोरी के आइडिया से जन्मी कंपनी आज चीन के लगभग हर सेक्टर को ओन करती है। लेकिन आलम यह है कि टेंसेंट कंपनी के इस डोमिनेशन के बारे में चीन के बाहर शायद ही किसी को खबर हो, और इसी बात का फायदा उठाकर आज चीन की सरकार इस कंपनी के साथ मिलकर अपने देश के हर नागरिक के हर मैसेज, हर पोस्ट को न सिर्फ पढ़ रही है बल्कि उसे सेंसर या डिलीट भी कर रही है। साथ ही अपना एजेंडा, अपनी आइडियोलॉजी को भी लोगों की चॉइस बनाने के लिए उन्हें साइकोलॉजिकल मैनिपुलेट कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम रेगुलर बेसिस पर आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।